बिहार की सियासत को काफी करीब से समझने वाले और बिहार की राजनीति आज की तारीख में उपेंद्र कुशवाहा जी के बगैर अधूरी मानी जाएगी। और यही वजह है कि उपेंद्र कुशवाहा जी न सिर्फ बिहार विधानसभा में 2002-03 में समता पार्टी से नेता विरोधी दल रहे, और मैंने इनके तेवर को देखा है कि किस तरीके से ये विधानसभा में विपक्ष को चुनौती देते थे। और 2005 में लालू प्रसाद यादव जी को सत्ता से पदच्युत करके फिर नीतीश जी को इन्होंने विधिवत ओथ दिलवाई थी। और आप लोगों को जानकर के यह हैरानी होगी कि इनका नाम उपेंद्र प्रसाद सिंह हुआ करता था, और नीतीश जी ने जब इनको कहा कि भाई अब आप कुशवाहा नाम रखिए, तो इन्होंने अपना नाम फिर उपेंद्र कुशवाहा रखा। मुझे लगता है कि मैं सही हूं भाई साहब? आप आंशिक रूप से सही हैं। नीतीश जी ने नाम बदलने के लिए मुझसे नहीं कहा, संशोधन के लिए नहीं कहा। नीतीश जी ने खुद ही संशोधित कर दिया। मुझको तो जानकारी बाद में हुई। अखबार में जब खबर छपी, उस वक्त यूथ इकाई जिस पार्टी में हम लोग थे उससे का गठन हुआ, पदाधिकारियों के नाम की सूची प्रकाशित हुई, और उसमें हम भी उम्मीद कर रहे थे कि पदाधिकारियों की सूची में मेरा नाम होना चाहिए। उस वक्त अखबार ज्यादा चलता था, तो कल होकर अखबार में मैंने खबर देखी कि गठन तो हो गया है। बहुत ही उत्सुकता से मैंने अपना नाम ढूंढने का प्रयास किया। थोड़ी निराशा हुई सूची देखकर। घंटा 2 घंटा के बाद नीतीश जी से जब मुलाकात हुई तो नीतीश जी ने कहा, बधाई दी उन्होंने। हमने कहा किस बात के लिए बधाई दे, और उस मर्यादा का ख्याल रखते हुए सब लोग मिल बैठ करके, क्योंकि इंटरेस्ट एक सीट पर कौन ज्यादा लड़े कम लड़े इस बात का नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। पब्लिक के लिए जो हम सरकार, फिर से अच्छी सरकार जो काम कर रही है, फिर से लाना चाहते हैं, तो थोड़ा कंप्रोमाइज सब पार्टी के लोगों को करना पड़ता है। तो इसलिए जब इस मनस्थिति के साथ सब लोग काम करेंगे तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। हम वॉक विथ बिहार जो हमारा टाइटल है, उसके बारे में अगर हम बात करें, बिहार पिछले 20 वर्षों से, अभी संतोष सुमन जी भी कह रहे थे कि सारा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, बहुत सारी चीजें तैयार हैं उद्योग के लिए। अगर 20 साल में हम सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर ही तैयार कर पाए हैं, 20 साल में अभी तक हम उद्योग नहीं लगा पाए हैं, तो एक सवाल तो कोई भी पूछेगा कि और कितने वर्ष चाहिए आपको जो ये प्रदेश अधिक उद्यमिता के साथ आगे बढ़े? देखिए, आपकी इस बात में थोड़ी सच्चाई है, हम आपकी इस बात से सहमत हैं। लेकिन आज भी लोगों का भरोसा है तो एनडीए के ऊपर भरोसा है, और इस दृष्टि से सरकार जो कुछ भी कर रही है ठीक है, थोड़ा विलम्ब हुआ है इस काम में खास करके, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल जीरो है, काम भी बहुत सारा हुआ है। फिर भी आज जिस रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं आप, इस रूप में पहले नहीं था। आज जिस रूप में इन्वेस्टर आकर्षित हो रहे हैं बिहार में, तो यह मौका पहले नहीं दिख रहा था। सरकार ने कई स्तर पे अपनी पॉलिसी में बदलाव लाया है, और इसका परिणाम भी अब दिखना शुरू हो गया है। तो उम्मीद लोगों की अब जगी है। तो थोड़ी बीच में कठिनाई जो भी रही हो, लेकिन अब उन बातों में जाने का कोई मतलब नहीं है। अब देखिए, कई बार तो नीतीश जी को हमको कहने में कोई गुरेज नहीं है कि जो काम नहीं करना चाहिए था वह काम भी उन्होंने कर दिया। अब आरजेडी के साथ जाने का कोई मतलब नहीं था, तो आरजेडी के साथ भी एक बार नहीं 2-2 बार चले गए, तो उसका भी थोड़ा नुकसान तो स्टेट को हुआ ही है ना। आरजेडी ऐसी पार्टी है, उसके साथ कोई रहेगा तो उसके साथ रहकर स्टेट का भला नहीं हो सकता। लेकिन आप थोड़ा समय नीतीश जी ने उसमें गंवाया है। हम कहते हैं उनके लीडरशिप के लिए नहीं, आरजेडी के लीडरशिप के लिए नहीं गए थे, एक सहयोगी के रूप में हम गए थे जरूर, जब पार्लियामेंट का इलेक्शन था। और जब विधानसभा के चुनाव में कहा कि अब इनके लीडरशिप में अगली सरकार आएगी, छोड़ दिया, वहीं से हमने रास्ता का बदलाव कर लिया। तो हम उस रूप में नहीं गए थे। तो इस कारण से हुआ है, थोड़ा नीतीश जी ने समय गंवाया है, लेकिन अब हर तरह से बेहतर है, और आगे बिहार अब तेज गति से विकसित राज्य बनने की ओर बढ़ेगा। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में ये फैक्टर भी होगा कि नीतीश जी के बाद कौन? नहीं, अभी कोई फैक्टर नहीं। नीतीश जी ही है तो बाद का क्या मतलब है? नीतीश कुमार जी के लीडरशिप में इलेक्शन होगा, और नीतीश जी के लीडरशिप में ही अगली सरकार बनेगी, इसमें कोई कंफ्यूजन ही नहीं है। तो फिर इनके बाद कौन का कहाँ मामला बनता है?
अभी तक के काम में अभी सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि एक हम जितने नए दल हैं, उभरते हुए दल हैं, नए चेहरे हैं जो सियासत से दूर रहे हैं, उन चेहरों पर भी लोगों ने विश्वास करना शुरू किया है। उनको लगता है कि जो पुराने नाम हैं, पुराने सियासतदान हैं, वो उनकी बात को ठीक से नहीं रख रहे हैं। बिहार में भी ऐसे कुछ नाम हैं, ऐसे एक दो नाम तो हैं ही कम से कम। क्या आपको लगता है कि इस चुनाव में वो प्रभावी तरीके से आपका मुकाबला कर पाएंगे या अभी वो हाशिए पे हैं? एनडीए का कोई मुकाबला नहीं इस चुनाव में तो नहीं है। अपना अपना प्रयास लोग कर रहे हैं, करने दीजिए, करना भी चाहिए, लेकिन इस चुनाव में एनडीए के सामने कोई मुकाबला जैसा नहीं है। जनता का रुझान हर तरह से एनडीए के पक्ष में है, इसलिए बाकी जो लोग भी कोशिश कर रहे हैं उनकी कोशिश में क्या दिक्कत है? डेमोक्रेसी है, हर लोग कोशिश करता है, उसमें कोई आपत्ति भी नहीं है, लेकिन एनडीए का कोई मुकाबला नहीं है। लेकिन उनमें एक नाम उनका भी है जो रणनीतिकार माने जाते हैं। हमने कहा देखिए, इस बार का जो चुनाव है ना, बिल्कुल साफ चुनाव है। मैदान में, ग्राउंड में एक तरफ एनडीए और दूसरी ओर महागठबंधन, एनडीए वर्सेज महागठबंधन, इसी के बीच जो कुछ है होना है, मैच इसी के बीच होना है। बाकी और भी जिसकी चर्चा आप कर रहे हैं, हमने कहा कि लोग डेमोक्रेसी में आए, उसमें दिक्कत क्या है, लेकिन अभी ग्राउंड में बस दो ही के बीच है, बाकी कुछ नहीं है। एक सवाल आमतौर पर पूछा जाता है कि आप किन मुद्दों पर जीते या आपके धारदार हथियार क्या है जिन पर कि आप धारदार कहने का मतलब मुद्दों पर क्या है? देखिए, विपक्ष का ऐसा कौन सा मुद्दा है जो आपको हैम्पर कर सकता है, आपको लगता है जिसका कि आप मुकाबला नहीं कर पाएंगे? सवाल वही है, मैं पलट के पूछ रहा हूँ। देखिए, विपक्ष तो मुद्दा विहीन है, विपक्ष को कोई मुद्दा ही नहीं मिल रहा है। अगर मुद्दा यही हम कह रहे हैं कि अगर मुद्दा मिला होता तो एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश नहीं करते। एसआईआर कोई मुद्दा नहीं है, जनता में कोई इस विषय को लेकर कोई सुगबुगाहट नहीं है, कोई समर्थन नहीं है, क्योंकि जनता समझ रही है कि इसमें कुछ है ही नहीं। तो विपक्ष बिल्कुल मुद्दा विहीन है। तो विपक्ष की ओर से कोई चुनौती इस रूप में मिलनी है, सवाल ही पैदा नहीं होता। 10 में से कितना अंक देंगे एसआईआर मुद्दा से अगर कोई लड़े तो? नहीं, 10 में निगेटिव मार्किंग होगा। हम ठीक बता रहे हैं। देखिए, अगर ऐसा होता, हमने बार बार कहा उन लोगों को, जब चल रहे थे लोग, यात्रा कर रहे थे, हमने कहा कि अगर आपको लगता है कि किसी का नाम इंटेंशनली काट दिया गया है, तो वैसे इंटेंशनली का मतलब उन लोगों के कहने का अर्थ यही निकल रहा था कि शायद महागठबंधन के वोटर्स कुछ जगह हैं जिनको टारगेट करके नाम डिलीट किया जा रहा है। हमने कहा कि ऐसा अगर लगता है आपको, जो आप बोल रहे हैं, तो किसी गांव, किसी मोहल्ला से 100-200 लोगों को ले आइए मीडिया के सामने और कहिए कि 200 लोग अमुक गांव के हैं जिनका मतदान अमुक बूथ पर होना है, लेकिन इनका नाम नहीं है वोटर लिस्ट में, और ये सारे लोग महागठबंधन को वोट देने वाले थे। ऐसा है तो लाइए, लेकिन है ही नहीं तो लाएंगे क्या? तो इसलिए हमने कहा कि इसमें निगेटिव मार्किंग है, इसमें कहीं से कुछ नहीं। जेनजी फैक्टर कितना है? माफ करिएगा, इन चीजों की चर्चा मीडिया के मन से न हो तो अच्छा है। भारत में जो प्रजातंत्र है उसकी इतनी गहरी जड़ है नीचे तक कि इस तरह की बात कोई करता भी है, घोर आपत्तिजनक है। इतनी सजग है कि समय समय पर अपना निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के लिए जो संविधान में प्रक्रिया निर्धारित है, उसी प्रक्रिया से हिंदुस्तान की जनता निर्णय लेती है। यही हिंदुस्तान की जनता ने 77 में उखाड़ कर फेंक दिया था, और 3 साल के बाद जनता को लगा कि नहीं, हमको फिर बदलाव करना चाहिए, तो फिर से कांग्रेस को ला दिया था। तो डेमोक्रेसी में जो सिस्टम है, उस सिस्टम को जनता पसंद करती है, और इस बात के लिए दुनिया के लोग हिंदुस्तान की प्रतिष्ठा करते हैं। तो अब इस तरह से प्रजातांत्रिक व्यवस्था हमारे यहाँ चल रही है, और इसमें इस तरह की बात जो लोग भी कर रहे हैं घोर आपत्तिजनक है। और आप लोगों से भी हम आग्रह करेंगे कि ऐसे विषयों को लेकर चर्चा को तूल देने का काम नहीं करना चाहिए, वरना यह देश के खिलाफ बात हो जाएगी। ये मुद्दा सिर्फ ये नहीं है जो नेपाल में हुआ है, मुद्दा ये है इसमें कि जो जनरेशन नेक्स्ट है उसकी अपेक्षाओं का क्या है, वो जो उसकी अपेक्षा व्यक्त होती है ना चुनाव में। हाँ, उनको भी तो वोट देने का मौका है।
उनकी अपेक्षा चुनाव में व्यक्त होती है। अलग अलग स्टेट में आप देख लीजिए, हिंदुस्तान में ही अलग अलग राज्यों में कई पार्टियों की सरकार मिल जाएगी। सेम डे एक स्टेट में वोटिंग होता है पार्लियामेंट और असेंबली के लिए, साथ साथ इतिहास है। और असेंबली में किसी और पार्टी की सरकार लोग लाते हैं और पार्लियामेंट में किसी और को चुनते हैं। एक ही साथ वोट गिराते हैं, लेकिन अलग अलग सिंबल पर लोग वोट डालते हैं। तो इतनी सजगता है हिंदुस्तान में, नेक्स्ट जनरेशन या वर्तमान जनरेशन सब में इतनी सजगता है। जो डेमोक्रेसी है उसका सम्मान करना सभी लोग यहाँ जानते हैं। इसलिए बाहर के देशों की बात को लेकर उसका एग्जाम्पल देना करना, हम फिर कहेंगे कि बहुत ही आपत्तिजनक है। बिल्कुल। उसके हिसाब से आदमी काम करता है, करना भी चाहिए। उम्र भी एक फैक्टर होता है। उम्र फैक्टर इस रूप में तो जरूर होता है कि एक अनुभव होता है। हाँ। शुरुआती दौर में आदमी के पास कम अनुभव किसी पर लागू होता है, उपेंद्र कुशवाहा क्या किसी पर। हाँ। और आदमी को सीखना चाहिए, हर क्षण आदमी को सीखना चाहिए, और सीखते सीखते आदमी में परिपक्वता आती है। तो एक फैक्टर तो अनुभव का है ही, लेकिन ऐसा मत फिर सोचिए राजीव जी कि फिर उपेंद्र कुशवाहा झगड़ा करे तो पुराना तेवर हो गया, और झगड़ा न करे तो पुराना तेवर नहीं हुआ। देखिए इतना सवाल आप लोग पूछ रहे हैं, उसमें जहां हमारी सरकार आज है लेकिन उसमें भी कोई कमी है तो उसकी चर्चा हमने की। तो हम ईमानदारी से चर्चा करते हैं। इसमें कहीं कोई उस रूप में ढूंढिएगा तो तेवर में कोई कमी नहीं है, लेकिन अनुभव है, उसके आधार पे चीजों को हम अब तो लेते सर हैं। पार्टी आपका है, इतना बनाते हैं फिर विलय कर देते हैं। या इतना दम है उपेंद्र कुशवाहा में, तब तो चुटकी में पार्टी बना लेता है। आप यह न सोचिए, वरना पार्टी चलाना आज के समय में कितना मुश्किल काम है। हम भी कभी कभी, आप तो देख रहे हैं आज से नहीं बरसों से बहुत सारे लोग हैं, कभी कभी पीछे मुड़कर देखते हैं तो लगता है कि हम यहाँ तक चले कैसे आए। सही बात। लोग हैं, लोगों का ब्लेसिंग है, हमारे साथ लोग हैं, उसके चलते हम हिम्मत जुटा लेते हैं। विपरीत परिस्थिति में गिरकर फिर खड़े हो जाते हैं, तो यह लोगों के चलते। सर एक आखिरी सवाल है, कुशवाहा का बिहार में नेता कौन है? बीजेपी कहती है कि भाई सम्राट चौधरी नेता है, आरजेडी कह रही है कि भाई हमारे यहाँ अभय कुशवाहा नेता है, और उपेंद्र जी कह रहे हैं कि नेता हूँ। आखिर कुशवाहा का नेता कौन बिहार में? सबसे पहली बात कि उपेंद्र कुशवाहा ने कभी नहीं कहा कि हम कुशवाहा के नेता हैं। और आप जिन लोगों का नाम ले रहे हैं उसमें से जिनको चुनना हो आप चुन लीजिए, उपेंद्र कुशवाहा का नाम उस लिस्ट से हटा दीजिए। चलिए सर, एक बड़ी अच्छी पंक्ति है आपके लिए, जो कि आपने कहा कि कई बार गिरे कई बार उठे फिर संभले, कि जानवे चले थे मंजिल मगर लोग मिलते गए कारवां बनता गया। आपने अपना बहुमूल्य समय निकाला, इसके लिए आपसे बहुत बहुत धन्यवाद। शहर की भीड़ से बोर हो गए हो? तो चलिए आज नए वाइब में आपको लेके चलते हैं, जिसका नाम है वैदिक विलेज। एम्स पटना से 10 मिनट की दूरी पर नौबतपुर में स्थित ये सोसाइटी सिर्फ आपके लिए है। यहाँ पे मेन रोड 30 फीट की है, रिंग रोड 24 फीट की है और ब्रांच रोड 20 फीट की है। यहाँ मिलेगा आपको स्विमिंग पूल, जॉगिंग ट्रैक, मंदिर और 24/7 सिक्योरिटी कैमरा जैसी बेसिक एमिनिटीज। शांति और सुकून से भरा प्लॉट चाहिए तो सोचना बंद करो, अभी कॉल करो नीचे दिए हुए नंबर पे।